हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 23 हम लोग देखेंगे। आज 23वां दिन है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, 23rd डे, जिसमें हमको रिलेटिव्स एंड टेम्पोरल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने डे 1 से लेकर के डे 22 तक की वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो मैंने डे 1 से स्टार्ट करके डे 22 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस एक भी मिस करी है तो आप ज़रूर देखिए। तो अभी हम कोरिलेटिव्स एंड टेम्पोरल्स के बारे में आज के दिन में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है अंग्रेजी भाषा में कहीं कहीं वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द कोरिलेटिव्स प्रयोग में आते हैं। ये शब्द एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो कोरिलेटिव्स का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से रिलेटेड, संबंधित। तो दो पदों में से एक के थोड़ा सा भी बदल जाने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, इसलिए इनका ठीक से अभ्यास कर लेना चाहिए। तो कोरिलेटिव्स हो जाते हैं नो सूनर देन। तो इनमें कहीं ना कहीं दोनों का जो है संबंधित है एक दूसरे से ये। तो जैसे ये हो गया नो सूनर देन, फिर स्केरसली व्हेन, फिर हार्डली व्हेन आदि। तो कुछ शब्द अपने साथ दूसरा पूरक शब्द नहीं रखते, जैसे एज सून एज वी रीच द बस स्टॉप द बस लेफ्ट। यहाँ एज सून एज के साथ कोई भी शब्द नहीं आया है। ठीक है, इसी पाठ के बी वाले भाग में हम काल सूचक शब्दों टेम्पोरल्स का प्रयोग करना सिखलाया गया है हमें। ठीक है, हम टेम्पोरल्स का प्रयोग करना भी सीखेंगे। तो कोरिलेटिव्स ऐसे शब्द होते हैं, जैसे नो सूनर देन हो गया, तो इसमें दो शब्द आ रहे हैं ना, और इनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो कोरिलेटिव्स का वाक्यों में सबसे पहले प्रयोग करना हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द यानी कोरिलेटिव्स कुछ आपको दे रखे हैं, जैसे एज सून एज, आप लिखते हैं ना एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। तो एज लॉन्ग एज, अनलेस, एज फार एज, अनटिल, टिल, सो दैट, एज, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, स्केयरलेसली व्हेन, आइदर और, नाइदर नॉर, एल्दो। ठीक है, ऑल्दो। ठीक है, उसके बाद रेदर देन, नो लेस देन, द। ठीक है, तो ये जो है कुछ कोरिलेटिव्स है। ओके, तो जिनमें ऐसे आप देख रहे हो डैश करके थोड़े दो शब्द आते हैं ना, इनको कोरिलेटिव्स कहते हैं, और ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब इनका वाक्यों में प्रयोग करना हम लोग देखेंगे। तो देखो, जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे गाड़ी चल पड़ी। एज सून एज वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। तो एज सून एज, जैसे ही, इसका मतलब है जैसे ही। एज सून एज, हाँ, वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंचे। द ट्रेन लेफ्ट, गाड़ी जो है चल पड़ी। ज्यों ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा, हॉल तालियों से गूंजने लगा। हॉल तालियों से गूंजने लगा। ठीक है, तो ज्यों ही, नो सूनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर हिज स्पीच देन द हॉल बिगिन टू साउंड विद चीयर्स। ठीक है, नो सूनर मतलब है जैसे ही वो उठा अपनी स्पीच को डिलीवर यानी बोलने के लिए, देन द हॉल बिगिन टू रिसाउंड विद चीयर्स, यानी कि तालियों से गूंजने लगा पूरा का पूरा हॉल। हम अभी स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। वी हैड स्केयरसली, ठीक है, वी हैड स्केयरसली रीच द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। स्केयरसली का मतलब है हम अभी ही पहुंचे थे। ठीक है, जस्ट अभी ही पहुंचे थे कि घंटी बज गई। जैसे ही स्कूल पहुंचे वैसे ही घंटी बज गई। वह अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। ही हैड हार्डली लेफ्ट हिज हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। घर से निकला ही था मतलब कि अब जस्ट घर से निकला ही था, है ना। तो हार्डली मतलब अभी हार्डली निकला ही था कि क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। उसके बाद, जब तक आप तेज ना दौड़ेंगे गाड़ी को नहीं पकड़ सकेंगे। अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट बी एबल टू कैच द रेन। ठीक है, अनलेस यानी जब तक। ठीक है, जब तक मैं वापस ना आऊँ कृपया आप मेरा इंतज़ार कीजिए। प्लीज़ वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न। अंटिल का मतलब होता है जब तक मैं ना लौटूँ। ठीक है, अंटिल आई रिटर्न। देखिए, आई रिटर्न का मतलब है ना लौटूँ, मतलब आई रिटर्न, देखो, प्लीज़ वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न। अंटिल का मतलब है कि तब तक। ठीक है, तब तक मैं बोला गया है कि प्लीज़ मेरे लिए वेट करना जब तक कि मैं लौट जाऊँ, तब तक। ठीक है, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू नीडंट वरी अबाउट एनीथिंग।
एज लॉन्ग एज आई एम हेयर का मतलब है जब तक, जितने लंबे समय तक मैं यहाँ हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर। ठीक है, तो आपको जब भी बोलना हो कि जब तक मैं यहाँ हूँ, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, जब तक मैं यहाँ हूँ। ठीक है, यद्यपि वह गरीब है वह ईमानदार है, एल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, ऑल्दो का मतलब क्या होता है, ऑल्दो ही इज़ पुअर, यद्यपि होता है, यद्यपि वह गरीब है वह ईमानदार है। ठीक, माना कि वह गरीब है लेकिन वो ईमानदार भी है। जहाँ तक मुझे याद है वह कल यहाँ पर था, एज फार एज आई रिमेंबर, ये होता है जब, जहाँ तक मुझे याद है। तो जब भी आपको बोला हो ना जहाँ तक मुझे याद है, तो आप बोलेंगे एज फार एज आई रिमेंबर। एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज हेयर यस्टरडे, कि वो यहीं था यस्टरडे। छत की मरम्मत करा लो ताकि वह चू न पड़े। ठीक है, गेट द रूफ रिपेयर्ड बिफोर इट शुड लीक। प्रथम आने की तो बात ही क्या, वह तो परीक्षा में पास भी नहीं हो सकता। वॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, वॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, ही कैनॉट इवन पास द एग्जामिनेशन। वह असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा। ही वुड रेदर फेल देन कॉपी, ही वुड रेदर फेल देन कॉपी। प्रदेश के मुख्यमंत्री के से कम महत्वपूर्ण व्यक्ति ने राष्ट्र झंडा नहीं फहराया। नो लेस अ पर्सन देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होस्टेड द नेशनल फ्लैग। ठीक है, वह इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता। ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट राइज फ्रॉम हिज बेड। ही इज सो इल, इल का मतलब बीमार, वो इतना बीमार है दैट ही कैन नॉट राइज फ्रॉम हिज बेड। वह परिश्रम करता है ताकि पुरस्कार पाए। He works hard so that he may win a prize. So that का मतलब ताकि, ठीक है, ताकि वह पुरस्कार पाए। He may win a prize. जितना ऊंचा चढ़े उतनी ठंडक बढ़ती जाती है। The higher you go, the colder it is. The higher you go, the colder it is. जितना ऊंचा चढ़े उतनी ठंडक बढ़ती जाती है। तुम या तुम्हारा भाई दोषी है। Either you or your brother is guilty. Either you or your brother. तो either का मतलब होता है या तो तुम और या फिर योर ब्रदर, तुम्हारा भाई। ठीक है, वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। शी इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतनी कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकती। तो यहाँ जो आइदर यू और योर ब्रदर था, इसका मतलब समझ कि या तो तुम या फिर तुम्हारा भाई, आइदर यू और योर ब्रदर। ठीक है, तो आइदर का, आइदर और का यही यूज़ होता है, या तो तुम या तुम्हारा भाई या बहन, जो भी आप कहना चाहें। आइदर यू या फिर आइदर शी और हिम, ऐसे भी बोल सकते हैं। वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। शी इज़ टू वीक टू वॉक, ये हमने पढ़ लिया। वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। शी इज़ टू वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। मैं सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं फ्रेंच भी पढ़ता हूँ। आई स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश बट फ्रेंच ऑल्सो। नॉट ओनली का मतलब होता है सिर्फ ये ही नहीं। आई स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश बट फ्रेंच ऑल्सो। ठीक है, आई कैन कुक नॉट ओनली दिस डिश बट दिस डिश ऑल्सो, ऐसे करके। ना समीर और ना ही उसका भाई इस पार्क में खेलता है। नाइदर समीर नॉर हिज ब्रदर, देखो यहाँ पर भी नाइदर और नॉर का यूज़ करना हमने सीखा। नाइदर ये, ना ही ये, नॉर हिज ब्रदर या हिज सिस्टर। ठीक है, नाइदर हिम या फिर नाइदर समीर नॉर हिज ब्रदर प्लेज इन दिस पार्क, ना ही ये ना ही इसका भाई, ठीक है, इस पार्क में खेलता है। सेक्शन बी में हम टेम्पोरल्स के बारे में पढ़ेंगे, कालसूचक शब्दों से बने वाक्य। टेम्पोरल्स, तो टेम्पोरल्स होते हैं कालसूचक, जिनमें हमारा कोई ना कोई टाइम आए। देखो यहाँ हमने पढ़ा कि दे आर कालसूचक शब्द, मतलब वो कालसूचक शब्द हैं, है ना। तो इधर आपका क्या होगा, कोई ना कोई डेट या कोई ना कोई, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 1977 की बात की गई है, यहाँ पर 3 दिनों की बात की गई, यहाँ पर भी 3 दिन, यहाँ 20 फरवरी की बात की गई है, यहाँ पर 9:30 से शाम के 7 बजे की, यहाँ 5 बजे की बात की गई। तो कालसूचक मतलब कोई ना कोई टाइम के बारे में यहाँ बताया गया, कितने दिनों में, कितने समय में, कितनी डेट को। तो ये होते हैं हमारे टेम्पोरल्स। ठीक है, तो आज जनवरी 1977 है, वह मार्च में आएगा। इट इज़ जनवरी 77, ही विल कम इन मार्च। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे हम। आपको उसका पत्र 3 दिनों में मिलेगा। यू विल रिसीव हिज लेटर इन 3 days। यू विल रिसीव हिज लेटर इन 3 days। आपको उसका पत्र 3 दिनों के अंदर मिलेगा। You will receive his letters
विद इन 3 days, विद इन का मतलब से अंदर अंदर, मतलब विद इन का मतलब जैसे यहाँ लिखे ना विद इन 3 days, तो उसका मतलब ये हो जाएगा 3 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। हम 20 फरवरी को मुंबई के लिए रवाना हुए। वी लेफ्ट फॉर मुंबई और ऑन 20th February, लेफ्ट फॉर मुंबई मतलब रवाना हो गए ऑन 20th February। तुम 3:30 बजे आए। यू केम एट 3:30, 3:30 को 3:30 भी लिख सकते हो, 3:30 भी बोल सकते हैं। दुकान सवेरे 9:30 से 9:30 से शाम 7 बजे तक खुलती है। द शॉप रिमेन्स ओपन मतलब ओपन रहती है फ्रॉम 9:30 AM to 7 PM। वह कल यहाँ 5 बजे तक थी। शी वॉज हेयर टिल 5 PM यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो शी वॉज हेयर टिल 5 PM यस्टरडे का मतलब कि वो कल 5 बजे तक यहाँ पर थी। लड़के प्रतिदिन 1 घंटा खेलते हैं। द बॉयज प्ले एवरी डे फॉर 1 hour, ओके। वह कल से यहाँ रह रहा है। ही हैज़ बीन स्टेइंग हेयर सिंस यस्टरडे। ठीक है, सिंस मतलब कब से, सिंस मतलब कि तब से रह रहा है, तो सिंस को बताते, सिंस को यूज़ करते हैं बताने के लिए कि कब से। सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। सिंस यस्टरडे यानी कल से। वह यहाँ 1770 से है। शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1970, कि वो यहाँ पर सिंस मतलब मैंने बताया ना कब से, तो उसको उसके लिए यूज़ करते हैं सिंस को। सिंस 1970, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तो ऐसे। आप कितने अरसे से अंग्रेजी सीख रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? कब से आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? मैंने उसे पहले ही लिख दिया है। आई हैव ऑलरेडी रिटर्न टू हर, या फिर हिम बॉय के लिए, हर गर्ल के लिए। आई हैव ऑलरेडी रिटर्न टू हर और हिम। वह अभी नहीं आई। शी हैजंट कम येट मतलब अभी तक। शी हैजंट कम येट, वह अभी नहीं आई। शो शुरू होने वाला है। द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट। मैं अपना काम अगले शुक्रवार तक समाप्त कर लूँगा। अगला शुक्रवार यानी नेक्स्ट फ्राइडे। आई शैल फिनिश माई वर्क बाय नेक्स्ट फ्राइडे। वह अपना काम लगभग 4 घंटों में पूरा कर लेगा। ही विल फिनिश हिज वर्क, जब लगभग बोला जाता है तो अबाउट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ही विल फिनिश हिज वर्क इन अबाउट 4 hours, लगभग 4 घंटों में। मैं वहाँ लगभग 3 बजे पहुँचा। आई रीच देयर अराउंड 3 o'clock। ठीक है, अराउंड का भी लगभग के लिए ही यूज़ होता है कि अराउंड लगभग 3 बजे तक। जब राधा आई तो माधव चला गया। व्हेन राधा केम माधव लेफ्ट। उषा होने तक उसकी सांस उखड़ने लगी। ही वॉज ब्रीथिंग हिज लास्ट बाय डॉन का मतलब होता है उषा, मतलब थोड़ा शाम हो जाने तक। मैं उसे अगले महीने मिलूंगा, तो इसका हो गया आई विल मीट हिम नेक्स्ट मंथ। मैं उसे अगले महीने मिलूँ। अच्छा, यहाँ डॉन है। इसका मतलब होता है कि सुबह की जो पहली झलक नहीं होती, जब सूरज की पहली किरण आती है तो वो डॉन होता है। जो मैं शाम कह रही थी, शाम तो हम डस्क को कहते हैं। ओके, तो डॉन मतलब देखो उषा होने तक, यानी डॉन का मतलब होता है कि सुबह एकदम सुबह हो जाती है ना, तब डॉन कहते हैं उसको। सुबह की पहली किरण जो हमें सूरज से मिलती है। मैं उसे अगले महीने मिलूंगा, तो आई विल मीट हिम नेक्स्ट मंथ। मैं उसे अगले महीने मिलूंगा। ओके, नेक्स्ट फिर आगे। वह कल से यहाँ रह रहा है। ही हैज़ बीन स्टेइंग हेयर सिंस यस्टरडे। रह रहा है, स्टेइंग हेयर सिंस यस्टरडे। वह यहाँ 1770 से है। शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1970। तो अभी हमने सेंटेंस देख भी लिया था। यहाँ पर ना थोड़ी प्रॉब्लम है, देखो यहाँ 1770 और यहाँ 1970 थोड़ी प्रॉब्लम है, इधर 1770 होना चाहिए। उसके बाद आप कितने अरसे से अंग्रेजी सीख रहे हैं? वेट, ये तो आई गेस हमने पहले भी देख लिया, यही सेंटेंसेस पहले भी थे। ओके, तो यहाँ पर आई गेस कुछ यहाँ पर ना जो सेम सेंटेंसेस है वो आगे भी लिख लिए हैं। ये सब हमने पहले भी पढ़ लिए हैं। देखो ये भी हमने अभी पहले देखा था। आप कितने अरसे से अंग्रेजी सीख रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? तो ये सब हमने देख लिए सारे सेंटेंसेस।
ये ना दोबारा से उधर दे दिया अगले पेज पर। अब हमारा आ जाता है याद रखें, रिमेंबर, इसको हम देखेंगे। तो नो सूनर डिड राजेंद्र रीच द स्कूल देन द बेल स्टार्टेड रिंगिंग। नो सूनर डिड राजेंद्र रीच द स्कूल देन द बेल स्टार्टेड रिंगिंग। इस प्रकार के वाक्यों में शब्दों के जोड़े बढ़ते जाते हैं। नो सूनर अकेला नहीं आ सकता, इसके साथ देन का लगना आवश्यक है। शब्दों का यह जोड़ा मिलकर वाक्य के दो भागों डिड राजेंद्र रीच द स्कूल और बेल स्टार्टेड रिंगिंग को जोड़ता है। इसलिए ऐसे जुड़वा शब्दों को कोरिलेटिव्स या कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। कंजक्शंस क्या होते हैं? तो जो दो शब्दों को जोड़े, है ना, तो फ्रेजेस को जोड़ें। तो देखो, नो सूनर डिड राजेंद्र रीच द स्कूल, इसके यहाँ नो सूनर के साथ देन लगाना ज़रूरी था, ठीक है। देन लगने के बाद फिर हम दूसरा सेंटेंस यहाँ जोड़ सकते हैं, द बेल स्टार्टेड रिंगिंग, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने ये चीज़ लाइन्स भी पढ़ी जो इधर लिखी हुई हैं, तो इनसे आपको समझ आ ही गया होगा। तो जो ऐसे जोड़े होते हैं ना, इनको हम कहते हैं कोरिलेटिव्स। कोरिलेटिव्स तो हम अभी देख भी चुके हैं उनके सेंटेंसेस, ठीक है, कोरिलेटिव्स के। महीनों के नाम के साथ इन, वारों के नाम के साथ ऑन, समय बतलाने में एट का प्रयोग होता है। अब देखो, महीनों का नाम जैसे हम मान लेते हैं दिसंबर, तो इन दिसंबर हम बोलेंगे इन दिसंबर, ठीक है, कि वो आएगी यहाँ पर इन दिसंबर, शी विल कम हेयर इन दिसंबर, ऐसे करके। जब वार मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सारे जो होते हैं ना, सोमवार, शुक्रवार, तो ये वार होते हैं ना, तो इनके नामों के साथ ऑन लगता है। तो ऑन ट्यूसडे, शी विल कम हेयर ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो ऑन ट्यूसडे, देयर इज़ अ पार्टी ऑन ट्यूसडे, तो ऑन लगेगा वारों के नाम के साथ। और समय बतलाने में एट लगता है, जैसे कि आई वेक अप एट 6:30 AM, मैं 6:30 बजे उठता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो एट लगता है समय के साथ, 6:30 AM, 7:30 AM, 8 AM, ओके, या 9 PM, 12 AM, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो समय के साथ हमेशा एट लगेगा। इसी प्रकार मॉर्निंग और इवनिंग के पूर्व इन और नून और नाइट से पूर्व एट लगता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। इनके साथ तो इवनिंग और मॉर्निंग के साथ इन लगेगा, लेकिन जब रात हो रही होगी या आफ्टरनून या नून हो रहा होगा तो एट नून, एट नाइट ये लगेगा, ठीक है। जहाँ कार्य आरंभ होने का निश्चित दिन या समय हो वहाँ सिंस का प्रयोग होता है, जैसे सिंस 1974, सिंस लास्ट ट्यूसडे, सिंस 4 AM, सिंस तो मैंने आपको बता ही दिया था। और जहाँ समय की केवल अवधि दी गई हो वहाँ फॉर लगता है, जैसे फॉर 2 months, फॉर 3 years। जब बोला जाए कि इतने सालों के लिए, तो आप लिख सकते हो, अगर आपसे बोला जाए 4 सालों के लिए, फॉर 4 years, ओके। या फिर आपसे बोला जाए 5 सालों के लिए, तो आप लिख सकते हो फॉर 5 years। आपसे बोला जाए 2 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए, तो 4 6 days। जब अवधि आपको दे रखी हो तो वहाँ फॉर लगेगा। तो ये आपके कुछ याद रखने वाली बातें थी। हमारा पूरा डे कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने जो है कोरिलेटिव्स एंड टेम्पोरल्स के बारे में बात करी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।